जाता है, जहाँ पर राजा ग्रे के सामने एक बंदे को बंदी बनाकर लाया जाता है। उस बंदे की गलती ये है कि वो ग्रे को मारना चाहता था और उसकी पनिशमेंट है कि उसे अभी के अभी मार दिया जाएगा, पर फिर भी काउंसिल ने उसके ऊपर रहम दिखा दिया है। उस बंदे को और उसकी फैमिली को उसकी कंट्री वापस भेज दिया जाएगा और वहीं पर ही इन लोगों की सजा डिसाइड होगी। हम लोग अब देखते हैं कि उस बंदे की वाइफ और बेटा भी वहाँ पर होता है, जो देख कर वो बंदा भी कहने लगता है कि हाँ, ये सच बात है कि मैं किंग के ऊपर हमला करना चाहता था, पर ये मेरा खुद का काम था, ना कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का। घर जाने से तो काफी ज्यादा हम लोग सफर करेंगे, आप मुझे अभी के अभी मार दो, पर प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये बात वो ग्रे से कह रहा होता है। वहीं पर ये सुनकर काउंसिल गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तुम्हारा जजमेंट ऑलरेडी हो गया है। ये सुनकर बंदा अब रोने भी लगता है और अब ग्रे से कहते हैं कि प्लीज मेरी फैमिली को बख्श दो। ये सुनने के बाद ग्रे अब तुरंत जाता है और उस बंदे की वाइफ और बेटे को मार देता है। ये देखकर काउंसिल खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो, किंग ने तो खुद ही मर्सी कर दी, तुम्हारी फैमिली को अब सफर ही नहीं करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर फिर भी ना चाहते हुए भी वो किंग का शुक्रिया करता है। इसके बाद में अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रे, जो कि अब बर्थर बन चुका है, वो अब अपने फादर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके फादर उसे यूज करने के लिए वही ग्लव दे रहे होते हैं, पर अर्थर मना कर देता है और वो अपनी लकड़ी की तलवार निकाल लेता है। अर्थर अब अपने मन में कहता है कि मेरी बॉडी इस समय पर काफी कमजोर है, इसलिए मैं इस ग्लव को अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तलवार का ही यूज करूंगा। इसके बाद अब उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर अर्थर काफी तेजी से अब अपने फादर के ऊपर जाकर हमले करने लगता है। ये देखकर अब उसके फादर भी इम्प्रेस हो जाते हैं और अब उसके फादर अब उस लकड़ी के ऊपर अब अपने मानव को लगा लेते हैं अर्थर से लड़ने के लिए। तो अब अर्थर भी यही करता है, वो अपनी तलवार के ऊपर मानव लगा देता है और सीधा हमला करता है, जिसकी वजह से उसके जो फादर जो लकड़ी यूज करे थे वो टूट जाती है। ये देखकर उसके फादर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अर्थर स्माइल कर रहा होता है और अपने फादर से कहता है कि ये कैसा लगा। एलिस में अर्थर के फादर यानी कि रे को दिखाया जाता है, जो कि एलिस से कह रहे होते हैं कि मेरे हिसाब से हम लोग को अर्थर को एक अच्छा टीचर दे देना चाहिए। तो एलिस कहती है नहीं, तुम तो कह रहे थे कि तुम अर्थर को ट्रेनिंग खुद से दे सकते हो। तो रे कहते हैं कि हाँ, प्लान तो यही था, पर अर्थर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर उसे ग्रो करना है तो उसे एक असली टीचर की जरूरत है। तो एलिस कहती है कि लेकिन मैं इसे मैजिक सिखा दूंगी, जिस पर रे मना कर देता है और कहते हैं नहीं, तुम्हारा मैजिक एक स्पेशल चीज है। और वैसे भी अर्थर ने इस लकड़ी को तब तोड़ दिया जब मैंने इसके ऊपर माना लगा रखा था, और ऊपर से अर्थर तो सिर्फ 4 साल का है, ऐसा कर पाना तो इम्पॉसिबल है, तो बेहतर रहेगा कि हम लोग इसे टीचर दे दे। ये सुनकर एलिस कहती है नहीं, मैं अपने प्यारे बेटे को मुझसे दूर ट्रेनिंग पर नहीं भेज सकती हूँ। तो रे कहता है कि लेकिन इसकी फ्यूचर की तो सोचो, जिस पर एलिस कहती है कि लेकिन मैं इसकी प्रेजेंट की सोच रही हूँ, क्या तुम नहीं चाहते हो कि ये हमारे साथ रहे। जिस पर रे कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों अब इसी तरीके से फाइट करने लगते हैं, जो देखकर अर्थर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अब उन लोगों से कहता है कि क्यों ना हम सभी लोग एक साथ चलें। ये आइडिया अब उसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो कहते हैं कि तुम तो जीनियस हो, तुमने काफी ज्यादा कमाल का आइडिया दिया है। इसके बाद वो लोग अब अपने सामान को पैक करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों को अब एक्सकॉर्ट करने के लिए कुछ एडवेंचरर्स आए हैं। वहीं पर अर्थर भी अब सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो अब उस पार्टी का लीडर सामने आता है। वो अर्थर से कहता है कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, पर उस टाइम पर तुम काफी छोटे थे, तो शायद से तुम्हें याद नहीं होगा। तो अर्थर कहते हैं नहीं, मुझे याद है, इस टीम का नाम है ट्विन हॉर्न्स। ये वही पार्टी है जिसके अंदर मेरे पेरेंट्स पहले हुआ करते थे। इसके बाद अब एक एक करके वो सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उस बंदे का नाम होता है एडम और दूसरी लड़की का नाम होता है एंजेला। वो अब अर्थर को गोदी में पकड़ लेती है। इस वजह से अर्थर का दम घुटने लगता है, तो एक बंदा उसे वहाँ से छुड़ा देता है और अब उस बंदे का नाम होता है डर्डन। इसके बाद अर्थर की नजर ऊपर कैरिस पर जाती है। वो देखता है कि वहाँ पर तो एक लड़की खड़ी थी जो कि ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। तो दूसरी लड़की अब अर्थर को बताती है कि इस लड़की का नाम जैस्मीन है और मेरा नाम हेलन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब टाउन की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग एक मोस्टर जैसी चीज का यूज कर रहे होते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए। ये देखकर अर्थर भी अब अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन काफी सिंपल है। मेरी पुरानी जिंदगी में तो उड़ने वाली स्पेसशिप्स हुआ करती थी। हमें अब पता चलता है कि वो लोग एक ऐसी सिटी में जा रहे हैं जिसका नाम जाइरस है। इसके बाद वो लोग अब आराम से बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं और ब्रेक ले रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ वुल्फ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और अब वो हमला करना शुरू कर देते हैं। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि जितने भी एडवेंचर्स होते हैं वो उन वुल्फ को काफी ज्यादा इजीली हरा देते हैं। एडम, जैस्मिन और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा तेज होते हैं, जो देखकर तो अर्थर भी काफी शौक रह जाता है। अर्थर अब बता रहा होता है कि एडम, हेलन और जैस्मिन ऑगमेंटर्स हैं, वहीं पर एंजेला और डर्डन वो दोनों कॉन्जूरर्स हैं। हम अब देखते हैं कि वो सभी लोग उन मॉन्स्टर्स को काफी इजीली से हरा देते हैं, जो देखकर अर्थर काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि ये लोग काफी पावरफुल हैं, मुझे भी काफी जल्द इन्हीं लोगों की तरह बनना होगा। अगली सीन में हम लोग अब देखते हैं रात हो जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग अब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहीं पर अब अर्थर देखता है कि उसकी मॉम को तो ज्यादा भूख नहीं होती है, वो खाना खाना अवॉइड कर रही होती है। पर तभी अर्थर की मॉम अब देखती है कि रे के हाथ पर तो चोट लगी है, जो देखकर वो उसे हील करने के लिए जा रही होती है। पर तभी सभी एडवेंचरर्स अब सामने आ जाते हैं उन लोग की रक्षा करने के लिए। सामने आने के बाद अब वो एलिस से कहते हैं कि अब अपनी पावर्स को यूज करो। तो एलिस भी मान जाती है और अब अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके
रे को ठीक कर देती है। वही ये देखकर अर्थर बताने लगता है कि एलिस यानी कि जो मेरी मॉम है वो एक स्पेशल टाइप की मेज है जिसे एमिटर कहा जाता है। ये स्किल काफी ज्यादा कीमती और रेयर है क्योंकि ये लोगों को हील कर सकती है, इसलिए ये खास ध्यान रखा जाता है कि एलिस हमेशा सेफ रहे। इसी ही स्किल की वजह से मेरे पेरेंट्स कंट्री से दूर रहते थे जिससे कि एलिस की पावर सीक्रेट रहे। इसके बाद अब एलिस रे को ठीक कर देती है, पर तभी एडम रे से कहता है कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अर्थर के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो वो भी मान जाता है, जिसके बाद वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर एडम अपने भाले के ऊपर कपड़ा बांध देता है जिससे कि अर्थर को चोट न लगे। वहीं पर अब अर्थर भी सोचने लगता है कि कहीं एडम भूल तो नहीं चुका है कि मैं एक सिर्फ 4 साल का बच्चा हूँ। चलो फिर भी कोई नहीं, थोड़ी सी पावर दिखाई देता हूँ। इसके बाद अब एडम अपने माना को यूज करके अपने वेपन को एनहेंस कर देता है, जो देखकर अर्थर सोचता है कि मुझे लगता कि एडम बिल्कुल भी होल्ड बैक करने वाला है, इसलिए अब अर्थर अपने पैरों को और अपनी तलवार को दोनों को एनहेंस कर लेता है, जिससे कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है। वो एकदम से एडम के पीछे आ जाता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। पर तभी अब अचानक से अर्थर का पैर ही फिसल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर अब एडम अर्थर के ऊपर हमले करने लगता है, जिसकी वजह से एक काफी सुपरसोनिक वेव निकलती है, जिसके कारण से अर्थर आसमान में उड़ जाता है। वो अब अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था कि मेरी बॉडी कुछ ज्यादा ही हल्की है। अर्थर अब जब नीचे गिर रहा होता है तब एंजेला अपनी ताकत का यूज करके अर्थर को नीचे आराम से रख देती है। वहीं पर अब बाकी के सभी लोग एडम से कहने लगते हैं कि तुम अपनी ज्यादा पावर का यूज कर रहे थे, जिस पर एडम कहता है कि लेकिन अर्थर तो एक छोटा मॉन्स्टर की तरह था। वो अब रे से कहता है कि आखिर तुम अपने बेटे को कौन सी ट्रेनिंग देते हो, जिस पर वो कहते हैं कोई भी नहीं। तभी अचानक से जैस्मिन अर्थर के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने अपने पैरों को कैसे एनहांस किया। उसके चेहरे का लुक देखकर अर्थर समझ जाता है कि उसे आंसर देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आंसर को सुने जैस्मिन रुकेगी नहीं। तो अर्थर अब उसे बता देता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अपनी जर्नी को वापस ही कंटिन्यू करते हैं, जहाँ रास्ते में अर्थर सभी लोगों से काफी कुछ नया नया सीखता है। साथ में वो जैस्मिन को भी अपने तेज दौड़ने वाली ताकत दिखा रहा होता है और वो भी सीख जाती है इस ताकत को। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जैस्मिन अब अर्थर से कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है और तो और तुमने मुझे काफी चीजें सिखाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो गिफ्ट में अर्थर को एक नाइफ जैसी चीज देती है, जो देखकर अर्थर भी सोचता है कि शायद से जैस्मिन मुझे पसंद करने लगी है। वहीं पर जैस्मिन अब उसे बताती है कि इस डैगर के अंदर एक रोप भी लगी है। वहीं ये देखकर सभी काफी खुश जाते हैं कि जैस्मिन अर्थर के साथ इतनी फ्रेंडली हो गई है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग अब जा रहे होते हैं, पर तभी अर्थर अब देखता है कि उसकी मॉम की तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही होती है, जो देखकर अर्थर परेशान लग रहा होता है। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब अपनी जर्नी को वापस ही कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर अब अचानक से उन लोग की कैरेज रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो कि उनका रास्ता तीर मार कर रोक देते हैं। वो लोग अब और भी तीर से हमला करते हैं, पर एंजेला अपनी पावर का यूज करके सभी तीरों को दूर फेंक देती है। वहीं पर अब ये सब कुछ देखकर अर्थर भी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इन गुंडों ने हम लोग को पूरी तरफ से घेर लिया है। हम अब देखते हैं कि वहाँ पर जो गुंडों का लीडर होता है वो अपने साथियों से कहता है कि लड़कियों को और बच्चे को जिंदा छोड़ देना। ये देखकर अब अर्थर भी सोचता है कि इसका मतलब है कि हर दुनिया के अंदर बुराई होती है, इस दुनिया में भी बुराई है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो गुंडे अब हमला करने के लिए नीचे उतर जाते हैं, जो देखकर एलिस अब अर्थर से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अर्थर भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम लोग रे और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि अब उन गुंडों को हराने लगते हैं। वो सभी लोग मिलकर काफी सारे गुंडों को हरा रहे होते हैं, पर इस समय पर वो लोग अब देखते हैं कि गुंडे कुछ ज्यादा ही हैं और वो सभी लोग भी अब थकने लगे हैं। तभी अचानक से गुंडे अब रे के ऊपर हमला करके उसे कैरेज पर ही फेंक देते हैं, जिस वजह से कैरेज भी टूट जाती है। वहीं पर हम लोग अब गुंडों के लीडर को देखते हैं, जो कि सामने आने लगता है, जो देखकर एलिस और अर्थर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो रे अब उन लोगों से कहते हैं नहीं, वहाँ से हिलो मत। रे अब एलिस से कहते हैं कि हम लोग काफी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे अगर इन लोगों को तुम्हारी ताकत के बारे में पता चला तो, इसलिए अपनी ताकत यूज मत करना। जिसके बाद रे अब अर्थर से कहता है कि जल्दी से अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चले जाओ। तो अर्थर कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो, मैं ताकतवर हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। तो रे कहते हैं कि अपनी ताकत का यूज अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए करो, क्योंकि इस समय पर तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद अब अर्थर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब क्यों थी। जिसके बाद रे अब अर्थर से कहता है कि अपनी मॉम का ख्याल रखना बड़े भाई, तुम बड़े भाई जो बनने वाले हो। तो अब अर्थर भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके अब अपनी मॉम को वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये देखकर गुंडे का लीडर उन लोगों के सामने आ रहा होता है, पर तभी रे उसके ऊपर हमला करके उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें उनके पीछे नहीं जाने दूंगा। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि कुछ गुंडे अब अर्थर का रास्ता रोक लेते हैं, पर अब एडम और जैस्मिन उनके ऊपर हमला करके उन्हें साइड कर देते हैं, जिसके से वो लोग अब इजीली वहाँ से भाग रहे होते हैं। वहीं पर अब अर्थर भी मन में कहने लगता है कि मैं वो पर्सन था जो कि लोगों से काफी कुछ चीजें छीन लिया करता था और अब मैं उन लोगों की जगह पर आ चुका हूँ। मैं भाग रहा हूँ अपनी चीजों को बचाने के लिए, लगता है कि यही कर्मा है। इसके बाद वो लोग अब जहाँ से भाग रहे होते हैं तभी उन लोगों को एक मैजिशियन देख लेता है और वो अपनी मैजिक का यूज करके उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी अर्थर अपनी मॉम को साइड में कर देता है, जिसकी वजह से वो हमला उसे ही लग जाता है और अब नीचे जो खाई होती है अर्थर अब उसी के अंदर गिर जाता है। गिरने से पहले अर्थर अब उसी डैगर को बाहर निकाल लेता है, जो कि जैस्मिन ने उसे दिया था। वो अब कहता है कि मैं नीचे गिरने से पहले तुम्हें तो खत्म करके
करके ही रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अपने डैगर का यूज करके उस मैजिशियन के पैरों में मार देता है और उसे नीचे खींच कर गिरा देता है। वहीं पर बाकी के सभी लोग अब अर्थर को अपने मैजिक यूज करके बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनका मैजिक वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिस वजह से अर्थर अब नीचे गिर रहा होता है। ये देखकर अब अर्थर भी अब अपने मन में कहने लगता है कि मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, मैंने तो कुछ भी गेन ही नहीं करा, पर मेरा दिल तो मुझे काफी सेटिस्फाइड लग रहा है। अब मुझे पता चला कि आखिरकार ये क्या है। मुझे समझ आ गया है कि मेरी पास्ट लाइफ में वो जो बंदा मुझसे मांग रहा था वो क्या मांग रहा था। मुझे अब ये भी समझ आ गया है कि आखिर मेरे पेरेंट्स रो क्यों रहे थे। ये चीज होती है अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ऐसे करने से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसके बाद से तुम अपने चाहने वालों को कभी भी नहीं मिल पाओगे। तुम्हारे अंदर डर आ जाता है। वहीं पर अर्थर अब जब नीचे गिरा होता है वो कहता है, अरे हाँ, मैं तो एक बड़ा भाई बनने वाला था, ये तो काफी मजेदार होता। वहीं पर अब अर्थर अपने पेरेंट्स को रोता हुआ देख खुद भी रोने लगता है और नीचे गिर जाता है। अगली सीन में वापस से हम लोगों को अब अर्थर को दिखाया जाता है, जो कि खाई के अब नीचे आ चुका है और अब वो फॉरेस्ट में फंस गया है। जिसके बाद अब वो जैसे उठता है उसके सामने अब वही बड़ा सा डीमन आ जाता है, जो कि उससे कहता है, गुड मॉर्निंग अर्थर। वही ये देखकर अर्थर काफी शौक रह जाता है और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा।